हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे क्लास 9th हिस्ट्री से द रशियन रेवोल्यूशन। प्रीवियसली कुछ लेक्चर्स हमने देखे और हम पहुंच चुके थे द स्टार्टिंग ऑफ रशियन रेवोल्यूशन। हमने प्रीवियस लेक्चर में ये देखा कि कैसे 1917 में जो रशियन मोनार्क था जिसका नाम था ज़ार निकोलस सेकंड, वो कैसे अपने टेरिटरी से हट जाते हैं, कैसे अपने किंगडम से हट जाते हैं। हमने दो रेवोल्यूशंस के ऊपर बात की। इवन हमने दो कैलेंडर्स, जो डिफरेंट टाइप ऑफ कैलेंडर्स थे, इसके ऊपर भी डिटेल में डिस्कशन किया। हमने फेब्रुअरी रेवोल्यूशन की ग्लिम्स देखे और अक्टूबर रेवोल्यूशन के ऊपर कुछ ग्लिम्स देखे। हमने ज़ार निकोलस का और उसके एम्पायर के ऊपर बात की। साथ ही साथ वी हैव ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट द इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशन इन रशिया बिफोर द रेवोल्यूशन। भाई देखो, सिंपल सी बात, हमने क्या देखा था कि रशिया की इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी, सोशल कंडीशन कैसी थी रेवोल्यूशन के पहले, आई मीन टू से 1917 से पहले। अब हम आज जो पॉइंट बात करेंगे, हालांकि मैंने इसको बीच में कुछ डिटेल में चीज़ें एक्सप्लेन नहीं की थी, रोक दी थी। मैंने यहाँ तक आपको बताया था कि कॉर्पोरेटिव कम्युनिटीज़ क्या थी पेजेंट्स की। आज जो हम बात करेंगे, थोड़ा सा ये कंडीशन डायरेक्टली बता रहा हूँ मैं कि हाउ वाज द कंडीशन, पॉलिटिकल कंडीशन, एक्चुअली पॉलिटिकल कंडीशन कैसी थी, कहाँ पे, रशिया के अंदर। ठीक है, तो पहले हम पॉलिटिकल कंडीशन की बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे कि रशियन सोसाइटी का दो ग्रुप क्लासिफिकेशन कैसे हुआ। ओके, तो शुरुआत करते हैं पॉलिटिकल कंडीशन से। देखो, सबसे पहली बात अगर अपन बात करें जार की, तो जार का जैसे सीन मैं पहले भी तुम्हें बता चुका हूं एक बार कि यहाँ पे जब हम जार पढ़ रहे थे तो जार की कंडीशन ऐसी थी कि उसको सिर्फ अपनी डिग्निटी सबसे प्यारी थी। जार चाहता था कि जो भी पावर उसको मिले वो हमेशा उसके पास बनी रहे। इन्हीं सब चीज़ों के कारण से जार ने अपनी पावर को शेयर नहीं किया था। तो जार के पास में अभी भी स्टिल कंडीशन, हालांकि उसके देश में, उसके किंगडम के अंदर लोगों के पास जॉब नहीं है, उनके पास खाने के लिए नहीं है, बट जो जार था, ही वॉज एक्चुअली एंजॉइंग द अनलिमिटेड पावर। उसके पास बहुत पावर थी। साथ ही साथ वो बहुत ही ज़्यादा क्रूअल हो चुका था और इर्रेस्पॉन्सिबल बन चुका था। इर्रेस्पॉन्सिबल का मतलब होता है बेटा कि उसके पास में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी अपने किंगडम की, उसको लेकर ही वॉज नॉट बी सीरियस। मतलब वो एक हल्का सा भी अपन कहें ना कि सीरियसनेस उसके अपने लोगों के लिए नहीं थी। एंड दिस वॉज द रीज़न कि उसने कभी भी लोगों के वेलफेयर के बारे में भी नहीं सोचा। ही वॉज जस्ट ओबिंग द इंस्ट्रक्शंस विच आर गिवन बाय हिज वाइफ। अब उस समय उसकी जो वाइफ उसको इंस्ट्रक्शन दे रही हैं, उसको वो फॉलो करते थे। इवन वाइफ भी सेम उसी नेचर की थी कि उसको सिर्फ अपने इंजॉयमेंट से, अपने लैविश लाइफ से ही मतलब है। सेम बिल्कुल वही सीन चल रहा है जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन में हमने लुई द 16 के बारे में पढ़ा और उसके वाइफ के बारे में पढ़ा। सेम यहाँ पर भी वही कंडीशंस है। तो इन्होंने कहा कि जार कैसा था, जार ने अपनी पावर जो थी उसके पास में, वो अपनी पावर को अनलिमिटेड फॉर्म में यूज कर रहा था। इसको आप पॉलिटिकल टर्म में कहते हो एब्सोल्यूट पावर। और ऐसे में वो क्रूअल भी हो चुका था, साथ ही साथ इररेस्पॉन्सिबल हो चुका था टूवर्ड्स द पब्लिक। जो जार निकोलस है, कंफ्यूज नहीं होना है, ये CZAR कह दो या TZAR कह दो, दोनों ही सेम होते हैं। ठीक है, तो जो जार निकोलस सेकंड था वो स्टिल बिलीव करता था कि जो किंग्स होते हैं दे मस्ट बी टेक केयर ऑफ द किंगडम्स। मतलब डेमोक्रेसी वगैरह में बिलीव नहीं करता था, वो चाहता था डिवाइन हमेशा, द किंग्स की जो पावर है वो हमेशा बनी रहे। ठीक है, मतलब इसी तरीके का उसका आइडियोलॉजी था। अदरवाइज ऐसा होता तो कब की वो अपनी पावर छोड़ चुका होता, किसको दे चुका होता, वो अपनी पावर लोगों के अंदर बांट देता। लेकिन वो ऐसा उसने चाहा ही नहीं। साथ ही साथ लोगों पर उसने बहुत सारे टैक्सेस डाल रखे थे। टैक्स ज़्यादा इसलिए डाल रखे थे क्योंकि जब वो कई सारे वॉर्स में इंगेज था, तुम पहले से जानते हो इस बात को, कई सारी वॉर्स में ही वॉज इंगेज, सो दैट उसको बहुत सारे पैसा पे करना होता था। उसकी आर्मी है बहुत बड़ी, तो उसको मेंटेन करना है, तो फॉर श्योर उसको पैसा भी चाहिए होगा। इसी कारण से उसने जो दूसरे लोग थे, जो कॉमन पीपल थे, उनके ऊपर बहुत सारे टैक्सेस इम्पोज कर दिए। क्यों? क्योंकि ही वॉज वांटेड टू मेंटेन द आर्मी, अपनी फोर्स को मेंटेन करना चाहता था। साथ ही ओनली द नोबिलिटी सपोर्टेड द जार, कि जो नोबिलिटीज हैं केवल वही जार को सपोर्ट कर रही है। क्यों ऐसा? उसके पीछे बहुत बड़े रीजन है। क्या रीजन है? देखो कि एज ऑल इंपॉर्टेंट पोजीशन इन द स्टेट्स वर ऑक्यूपाइड बाय इट, कि बड़ी बड़ी जो भी पोजीशन होती थी केवल नोबिलिटीज को दी जाती थी। छोटे ओहदे के जो लोग थे उनको किसी भी तरीके की बड़ी पोस्ट हैंड ओवर नहीं की जाती थी।
तो ऑब्वियसली चापलूसी तो करेंगे। तो यही रीजन था कि यहाँ पे जो भी बड़ी पोस्ट थी उन सबको नोबिलिटीज को ही दिया जा रहा है, इसीलिए केवल उसके सपोर्टर कौन थे? नोबल्स। नेक्स्ट है ऑल द ऑफिशियल्स वर रिक्रूटेड फ्रॉम द अपर क्लासेस, मतलब सेम वही बात होगी कि नोबिलिटीज के थ्रू आते थे, और ऐसे में वो हमेशा सारे के सारे लोग जो भी होते थे उनका मेन मकसद भी यही था। जब सोचने वाली बात है ना, जब टॉप ऑर्डर पे बैठा हुआ पर्सन ही लॉयल नहीं है टूवर्ड्स द स्टेट, तो दूसरे जो लोग जिनको आपने अपॉइंट किया तो वो कैसे लॉयल होंगे? दिस इज द रीजन कि वहां पे करप्शन बहुत ज्यादा था एंड ऑल द पीपल जो आए थे अपर क्लासेस से वो सारे इनएफिशिएंट थे। दिस इज द रीजन कि वहां पर सिचुएशन दिन ब दिन कैसी हो रही थी? बर्बाद हो रही थी, बेकार हो रही थी। अब ऐसे में देखो प्रॉब्लम क्या आती है कि अगर आपकी फैमिली के अंदर लोग ठीक है तो भी आपकी सिचुएशन सही हो सकती है, बट यहां पर कंडीशन और उल्टी थी। क्या? कि जो रॉयल फैमिली थी वो भी पूरी तरीके से करप्ट थी और इमोरल थी। कोई भी काम जैसे होता है ना, एक मॉरलिटी होती है, एक अच्छा स्पिरिचुअल मैनर होता है जिसमें आप चीज़ें दिमाग में रख के भलाई की बात सोचते हुए काम करते हो, हर चीज़ एक नैतिकता के साथ जोड़ के करते हो कि ये आपका मॉरल ड्यूटी है। ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं था, पूरी की पूरी रॉयल फैमिली करप्ट थी। अब इस पूरी रॉयल फैमिली में किसको ऐड करेंगे? सबसे पहले तो इनकी वाइफ को ही ऐड करेंगे। तो जार वॉज डोमिनेटेड बाय हिज जर्मन वाइफ जिसका नाम था जारियाना अलेक्जेंड्रा, मतलब अलेक्जेंड्रा इनकी वाइफ थी, जार उन्हीं से दबता था। अब ये बात तो बिल्कुल नई सी है नई सी तो क्या, देखो भाई कि जो पत्नी होगी वो किस पे एक तरीके से कंट्रोल करेगी? अपने हस्बैंड पे। तो सेम यहाँ पर भी जो अलेक्जेंड्रा है वो कंट्रोल करने की कोशिश करती थी, पूरे तरीके से कंट्रोल कर चुकी थी जार निकोलस सेकंड को। अब यहाँ पर और एक और बड़ी बात थी कि जो अलेक्जेंड्रा थी वो एक और आदमी के कंट्रोल में थी। आदमी मतलब अपने गुरु के कंट्रोल में थी, इनके टीचर थे आप कह सकते हो। हालांकि ये भी कैसे था? हाइपोक्रेटिकल एंड करप्ट सेंट, एक ऐसा व्यक्ति जो एक खुद आप मतलब आप कह सकते हो ना पाखंडी होता है ना, पाखंडी। हाइपोक्रेटिकल का मतलब हो गया पाखंडी। पाखंडी मीन्स जो हर चीज़ के मतलब नेगेटिवली करता है, ठीक है, झूठ बोलता है, बातों में फंसाता है, साथ ही करप्ट है। एक ऐसे ही सेंट की बातों में थी, एक ऐसे ही सेंट को अपना गुरु मानती थी जिसका नाम था रसपुतिन। एंड इसको हॉली डेविल का भी यहाँ पर उपमा दिया गया है। हॉली डेविल रसपुतिन की बात मानती थी अलेक्जेंड्रा, मतलब जो ये कहता था वो ये मानती थी, साथ ही साथ अलेक्जेंड्रा की बात मानते थे निकोलस। तो जो भी अच्छी चीज़ होने वाली होगी तो ऑब्वियसली जो मतलब जो जार की वाइफ है, जो क्वीन है, वो क्या करेगी? वो उनको सजेस्ट करेगी भाई तुम्हें ये करना है। जार अगर सही भी करना चाहेगा तो उसको नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करेगी उसकी वाइफ, क्योंकि वहां पर जो पर्सन है रसपुतिन वो उसको क्या कर रहा है? एक तरीके से मैनिपुलेट कर रहा है सही चीजों के अगेंस्ट में, ठीक है। तो इसको हॉली डेविल भी कहा गया है। कपड़े उड़ता था संत के, अंदर से था दानव। तो जो रशियन जार था उसने एक बहुत बड़ा एम्पायर क्रिएट करने की कोशिश की। हालांकि इनिशियल फॉर्म में अगर देखा जाए तो जार बहुत ये जो कैपेबल जार था, इंटेलेक्चुअल था, बट धीरे धीरे जो कंडीशंस ये लगातार जब वॉर में उलझने लगा तो इकोनॉमिकल कंडीशंस खराब होने लगी, और जब इकोनॉमिकल कंडीशन खराब होने लगी तो जो रेपुटेशन ऑफ द जार थी वो कहीं ना कहीं डिसरेप्यूटेड होना वो शुरू हो गया। ऐसे में ही देखो थोड़ा सा और अगर देखें तो जब जार का इनिशियल हमने कहा कि जब वॉर में वो मतलब इंगेज था तो उसने क्या किया? अल्टीमेटली बहुत सारी वॉर्स लड़ी। मैक्सिमम वॉर जब वो लड़ रहा था इनिशियल स्टेजेस में तो उसने लगातार कॉन्कर किया किस किस को? यूरोप को और एशियन कंट्रीज को। जब इन्होंने कॉन्कर कर लिया तो ऐसे में वहां पर सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि जार अब चाहता था कि जो भी लोग वहां पे हैं वो अडॉप्ट करें रशियन कल्चर को, रशियन लैंग्वेज को। अब ये थोड़ी सी चीज़ गलत हुई। ये अपने अब ये डिक्टेटरशिप ही हुआ एक तरीके से कि ठीक है जीत लिया उस टेरिटरी को, वहाँ के लोगों का होना क्या चाहिए था? एक राजा है, वहाँ की वो राजा अब उसकी जिम्मेदारी है, बट इसने क्या किया? वहाँ के लोगों पर एक तरीके से ही बिकेम द क्रूअल, वो थोड़ा सा निर्दयी हो गया और उन्होंने कई सारी चीज़ें, उनका जो कल्चर था उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की और अपना कल्चर, अपनी लैंग्वेज उनके ऊपर डालने की कोशिश की। ऐसे में जार का ये जो एक्सपेंशन वाला पॉलिसी था कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट कर देता है बड़े बड़े मेजर इंपीरियलिस्ट जो पावर्स थी उनके बीच में। बड़ी जो जार की पावर थी, उस जार की पावर के अगेंस्ट में जो दूसरे इंपीरियल पावर्स थी वो इनके अगेंस्ट हुआ, क्योंकि उसकी जो पॉलिसीज़ थी वो बहुत ही ज़्यादा रिप्रेसिव थी। वो नहीं चाहते थे कि इस तरह की पॉलिसीज़
एक्सपेंशन, अगर वो अपनी एक्सपेंशन की पॉलिसीज को देखें, ठीक है, ये जो छोटी टेरिटरी कम पावरफुल है तो इस पर अटैक कर दिया, इसको उन्होंने टेक केयर कर लिया, ऐसे में और वहाँ के जो लोग हैं अब उनको एक तरीके से उनको डील करना है पॉजिटिवली, बट वो क्या कर रहा है, उनके ऊपर एक तरीके से क्रूअल बिहेवियर, इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर ही वॉज शोइंग। सो यहाँ पर लोग इसके क्या हो गए, अगेंस्ट में हो गए। ये पॉलिटिकल कंडीशन थी इंटरनली एंड एक्सटर्नली, रशिया के अंदर और रशिया के बाहर जो टेरिटरीज इनकी आई है। कौन सी टेरिटरीज हैं, एक बार जल्दी से नजर डालते हैं और फिर आपको मैं बताता हूं किन टेरिटरीज की मैं बात कर रहा हूं। ये मैप आपको मैंने दिखाया था रशियन एम्पायर का। वैसे तो देखा जाए तो मॉस्को एक सबसे बड़ा टेरिटरी था, हालांकि पोलैंड वगैरह भी जीता है, एशियन कुछ कंट्रीज भी जीती है। अब इन सारी जगहों पर ये जो इन्होंने जीत ली, ऐसे में इन सब जगहों का अपना अपना कल्चर था। जार ने क्या किया, इन सारे कंट्रीज के ऊपर अपना एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस डालना शुरू किया, और इसी के कारण से इनका जो पॉलिटिकल कंडीशंस हम बात करें तो वो थोड़ी सी नेगेटिव होना शुरू हो गई, इसकी जो इमेज थी वो गलत होना शुरू हो गई लोगों के सामने। अब यहाँ पर 2 क्लासेस इमर्ज्ड इन रशियन सोसाइटी। अब ये जो 2 क्लासेस थी ये कौन थी, एक तो थी अपर क्लास और एक थी आपकी लोअर क्लास। अब देखिए, किंग आ गया, नोबल्स आ गए, क्लार्जीज आ गए, ये वो कैटेगरीज हैं जो प्रिविलेज्ड क्लासेस हैं या टॉप कैटेगरीज में आती हैं। यहाँ पर मैक्सिमम बेनिफिट्स, मैक्सिमम आप कह सकते हो इकोनॉमिकल जो गेन्स थे वो सबसे ज़्यादा इन्हीं के पास थे। मैक्सिमम इंपॉर्टेंट पोस्ट एंड जो जॉब अपॉर्चुनिटीज थी वो सारी इन्हीं के पास थी। एंड इनका केवल 10% पॉपुलेशन, 100% रशियन पॉपुलेशन में से ओनली 10% पीपल वर अपर क्लास एंड रेस्ट 90% पीपल जो थे वो लोअर क्लास के थे। ठीक है, तो लोअर क्लास में जिनको कहा गया सर्फ्स, सर्फ कौन है, फार्मर्स या जो वर्कर्स हैं वो, ये लगभग बिल्कुल बॉटम में है। लगभग 90% पीपल कौन थे, इसी कैटेगरी में आते थे। और ये जो लोग हैं अल्टीमेटली अपनी इस मेजरेबल कंडीशन से और हैवी टैक्सेस पे करने के बाद परेशान हुए और उन्होंने राजा के अगेंस्ट में एक तरीके का जो वॉर था या जो मूवमेंट था वो स्टार्ट कर दिया। ठीक है, देयर वर 2 क्लासेस, 10% एंड 90%। अब एक बार वापस एक बार डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कि क्या कंडीशंस थी। देखिए जल्दी से, अगर मैं रशियन एम्पायर की बात करूं तो यहाँ पे वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, यहाँ पे वर्कर्स को निकाल दिया जाता था, वर्किंग कंडीशन फैक्ट्रीज वगैरह में बहुत बुरी थी, वर्कर्स अगेंस्ट में थे, कैपिटलिस्ट के थ्रू जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था उनके तरह साथ में, और साथ में जो पीजेंट्स थे या जो फार्मर्स थे ये डिसअपॉइंटेड थे अपनी कंडीशंस को लेकर के, क्योंकि जो नोबिलिटीज थे, जो चर्च थे, वो इनको एक तरीके का एक्सप्लॉयटेशन करते थे। जो अदर यूरोपियन कंट्रीज थी उनसे अगर हम रशियन फार्मर्स की बात करें या वर्कर्स की बात करें तो इनकी पोजीशन बहुत बहुत ज़्यादा चेंज थी, अलग थी। मैंने आपको एक कंपैरिजन करके दिखाया था, मैंने जहाँ पे दोनों को कंपेयर किया था कि फार्मर्स, अगर मैं फ्रांस की बात करूं तो कैसे और रशिया की बात करूं तो कैसे, इन दोनों को मैंने बताया था। होपफुली आपको ये याद है। ठीक है, आगे आ जाइए। हमारा एक नया जो टॉपिक आ जाता है, कंडीशंस हमने देख ली, इकोनॉमिकल एंड सोशल कंडीशन हमने देख ली। नाउ वी आर एक्चुअली गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सोशलिज्म, कि रशिया के अंदर सोशलिज्म कैसे हुआ। देखो, मैं फिर एक चीज तुम्हें बता रहा हूं, पॉइंट्स दिमाग में रखते चलना। हमने अभी जस्ट जब स्टार्ट किया तो हमने सबसे पहले रशियन रेवोल्यूशन में रशियन एम्पायर के बारे में बात की है, और मैंने उसके बाद में तुम्हें बताया है कि इनकी इकोनॉमिकल एंड सोशल कंडीशंस कैसी थी। अब मैं जो डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ, दैट इज यहां पे रशिया में सोशलिज्म आया कैसे है। ठीक है, रशिया में सोशलिज्म कैसे आया, दिस इज टुडेज पॉइंट। देखिए, सबसे पहले सोशलिज्म रशिया में आने के लिए कुछ चीजें कैपेबल थी। ये जो जार निकोलस था, इसका जो कंडीशन है वो कैसा था। जार निकोलस बिल्कुल भी ये नहीं चाहता था कि किसी भी तरीके से इसकी पावर छिन जाए, इसके हाथ से निकल जाए। सो दैट इसने क्या किया कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज उस टाइम पर आ रही थी, मैं बात कर रहा हूं इनिशियली, मैं अगर बात करूं तो इससे सबसे पहले आप जब स्टार्ट करोगे ना तो 1898 करोगे। इसके बाद से धीरे धीरे लोग कलेक्ट होने लगे, उन्होंने ग्रुप बना लिए, ग्रुप बनते बनते वो पॉलिटिकल पार्टीज बन गई। जार ने 1914 तक आते आते लगभग जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी उन सबको कह दिया कि भैया ये तो सारी इलीगल है, और कोई भी इसकी प्रैक्टिस अगर करता है तो वो एक तरीके से क्राइम कर रहा है, ये क्रिमिनल ऑफेंस होगा। सो 1914 तक जार निकोलस ने सारी पॉलिटिकल पार्टीज को बोल दिया कि ये सारी इलीगल है। जार ने डिक्लेयर किया कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इलीगल हैं, बिकॉज ही वांटेड वन
नो वन टू चेंज हिज अथॉरिटीज, क्योंकि उसने कहा कि किसी भी पर्सन के पास में अथॉरिटी नहीं है कि वो उसके बनाए हुए डिसीजंस को चेंज कर दे। सो दैट सोशलिज्म आने के पीछे के लॉजिक यही थे कि जब जार ने पॉलिटिकल पार्टीज जो मतलब एक तरीके से पहले से वहां चल रही थी, अभी मैं बताऊंगा कौन कौन सी थी, जो पहले से चल रही थी, उनको इसने कहा कि इलीगल है, क्योंकि इसको ये फियर क्रिएट हो गया कि हमें चेंज कर सकते हैं। दिस इज द रीजन कि मैक्सिमम जो जार के थ्रू ये जो डिसीजन लिए गए थे उसके पीछे का यही कारण था कि उसको इस बात का फियर था कि उसकी जो अथॉरिटी, उसकी जो पावर है वो छीन ली जाएगी। इनिशियली सबसे पहले स्टार्ट होता है कि इन द ईयर 1898, देखो ये चीज बाद में हुई है, ये चीज पहले हुई है, इसका ऑर्डर आप मतलब थोड़ा सा चेंज है, आप इसको ऐसे ही समझिएगा, बुक में भी ऐसा ही है। 1914 की बात पहले की गई है, जबकि मैं आपको उसके पहले का बता रहा हूं। 1898 में जो सोशलिस्ट ग्रुप था उन्होंने एक पार्टी बनाई, बिकॉज वो चाहते थे मोनार्क को हटाना और उसके अगेंस्ट में, क्योंकि ही वॉज नॉट विलिंग टू हेल्प द पीपल, वो सोसाइटी का वेलफेयर नहीं चाह रहा है ना। इसीलिए यहां पर क्या बात है, इसने कहा है कि 1898 के अंदर जो सोशलिस्ट लोग थे, याद करो पहला लेक्चर, उसमें मैंने सोशलिस्ट लोगों के बारे में आपको बताया है, तो जितने भी सोशलिस्ट लोग थे उन्होंने मिलकर के एक पार्टी बनाई, उस पार्टी के अंदर वो मोनार्क की इस एक्टिविटीज के अगेंस्ट में थे। आगे चल के सोशलिस्ट पार्टी वाज बेस्ड, मतलब जो आगे चल के जो सोशलिस्ट पार्टी थी उसके टुकड़े हुए, बट इनिशियली सोशलिस्ट पार्टी के जो आइडिया थे वो कार्ल मार्क्स के आइडिया पे बहुत ज़्यादा बेस्ड थे। कार्ल मार्क्स कहते थे कि सोसाइटी में कैपिटलिस्ट नहीं होनी चाहिए, प्रॉफिट शेयरिंग होनी चाहिए, वर्कर्स पीजेंट्स के साथ में आपको प्रॉफिट शेयर करके उनको भी मौका देना चाहिए कि वो भी कैपिटलिस्ट बने। तो इनिशियल फॉर्म में ये जो आइडियाज़ थे ये कार्ल मार्क्स के आइडिया पर बेस्ड थे, ठीक है। आगे देखिए, द नेम ऑफ दी सोशलिस्ट पार्टी वॉज रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी। डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी इससे पहले बन चुकी थी, ठीक है। अभी मैं आपको एक टाइमलाइन दिखा दूंगा, याद रखना, पहले बनी डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, आगे चल करके द नेम ऑफ दिस सोशलिस्ट पार्टी कौन सी थी, डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी का आगे चल करके नाम बदल गया और उसका नाम हो गया रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, ठीक है। अब यहां पर समझने वाली बात कि ये जो वर्ड यहां पे सोशलिस्ट या सोशल यूज किया गया है, दिस इज फॉर एवरीवन, दिस इज फॉर एवरीवन इन द सोसाइटी। एवरीवन का मतलब हो गया इसमें पेजेंट्स भी आ जाएंगे, वर्कर्स भी आ जाएंगे, फार्मर्स भी आ जाएंगे, क्राफ्टमैन भी आ जाएगा, ठीक है, जो भी फैक्ट्री वर्कर्स हैं, मैन्युफैक्चरर हैं किसी भी टाइप का, तो वो सारे आ जाएंगे। जबकि डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी में केवल और केवल कौन थे, वो थे जो कि फैक्ट्री में वर्क किया करते थे। आगे चल करके जब इसमें रशियन सोशल आ गया ना, तो सोशल के अंदर ये बता दिया कि इसमें सारे लोगों को इसमें ऐड ऑन किया गया है। और इसमें जो डेमोक्रेटिक वर्ड है, हालांकि यहां पर इस टाइम तक डेमोक्रेसी नहीं काम कर रही थी, बट ये जो डेमोक्रेटिक वर्ड यहां यूज किया गया, इसके पीछे था द ऑल मेंबर्स विल बी इक्वल इन द सोसाइटी इररिस्पेक्टिव ऑफ द मनी और क्लास, कि यहां पर बिना किसी इकोनॉमिकल कंडीशंस के, बिना किसी सोशल कंडीशन के, किसी भी कैटेगरी से आप आते हो, यू विल बी एक्चुअली वेलकम्ड, आपको इक्वल मतलब एक रेस्पेक्ट दी जाएगी, अपॉर्चुनिटीज दी जाएगी एंड ऑल। तो यहाँ दो चीजें मैंने बोली अभी, डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी इनिशियली इसको एड ऑन किया गया, एंड फिर जो रशियन जो सोसाइटी थी, जिसका मतलब रशियन सोसाइटी में ये जो सोशलिस्ट थे, इन्होंने इस पार्टी का नाम बदल दिया, दैट वाज रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी। इसमें सोशल का मतलब था जहां पे हर एक व्यक्ति किसी भी मतलब ग्रुप का हो, वो किसी भी इकोनॉमिकल बैकग्राउंड का हो, उसको ऐड ऑन किया जाएगा, मौका मिलेगा। आगे देखिए, अब ये जो सोशलिस्ट थे जिन्होंने रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी बनाई, इनका कंडीशन क्या था, इनकी डिमांड्स क्या थी। ये जस्ट चाहते थे कि जो जार है उसको रिमूव कर दिया जाए और सोशलिज्म को एक तरीके से सोसाइटी के अंदर लाया जाए। दे जस्ट वांट कि जो जार है वो जो अपनी पावर का मिसयूज कर रहा है, जो अपनी कंडीशंस, जो अपनी अथॉरिटीज को एक तरीके से बिना किसी रोक टोक के यूज कर रहा है, एब्सोल्यूटिज्म फॉलो कर रहा है, दैट मस्ट बी स्टॉप्ड। तो इसने कहा कि जो जार है, जार को हटा दो और पूरी की पूरी यूरोपियन सोसाइटीज के अंदर सोशलिज्म को फैला दो। ठीक है भाई, मान लेते हैं ये तो उनकी डिमांड है। जार के साथ में क्या होगा, ये बात कब कर रहे हैं, ये 1903 में कर रहे हैं, 1903 में कर रहे हैं। जब जार को ये चीजें पता चलेगी तो 1914 के अंदर वो क्या कर देगा, इन सारी कंडीशंस को, इन सारी पॉलिटिकल पार्टीज को, जितने भी डिविजन्स होंगे उन सबको वो खत्म कर देगा, इलीगल घोषित कर देगा। अभी मैं बात कर रहा हूं 1903 की, 1903
3 की। देखो भाई और क्या हुआ, जो सोशलिस्ट थे वो चाहते थे कि गवर्नमेंट टू बी फॉर्म्ड दैट कुड कंट्रोल ऑल द रिसोर्सेज। इन्होंने कहा कि ठीक है, जब जार को हटा देंगे तो देश कौन चलाएगा, तो देश चलाने के लिए आपके पास में एक गवर्नमेंट होनी चाहिए। ऑफ कोर्स ये जो गवर्नमेंट होगी डेमोक्रेटिक होगी, अभी क्योंकि हमने पार्टी का नाम ही डेमोक्रेटिक रखा है। तो जितने भी सोशलिस्ट थे, जैसे आप अभी कार्ल मार्क्स का नाम आपने सुना था, व्लादिमीर लेनिन के नाम अभी आप सुनेंगे, तो जितने भी सोशलिस्ट थे वो यही चाहते थे कि जो गवर्नमेंट है वो बनाई जानी चाहिए डेमोक्रेटिक फॉर्म में, जहां पे सारे लोग इक्वल हो, एंड दे मस्ट कंट्रोल ऑल ओवर द रिसोर्सेज एंड ऑल द रिसोर्सेज मस्ट बी अंडर दैट काइंड ऑफ गवर्नमेंट, जिसका मेन इंटेंशन होना चाहिए सोसाइटी के हर एक ग्रुप का डेवलपमेंट करना। ठीक है, दीज वर द डिमांड्स। आ जाइए, अब ये जो सोशलिस्ट थे रशिया में, इन्होंने क्या किया, देखो 2-3 चीजें तुम्हें याद रखनी है इन सब चीजों का। ये जो ईयर्स है ना, इन ईयर्स को याद रखना फॉर एनटीएससी में आपसे ये ईयर्स थोड़े से कंफ्यूजिंग रहेंगे आपके लिए, तो थोड़ा सा आप याद रखें। 1900 के अंदर सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी बनाई गई। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं हम, सोशलिस्ट कैटेगरीज के बारे में पढ़ रहे हैं। सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी आई, दिस पार्टी स्ट्रगल फॉर पीजेंट्स। अब हमने जो डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी के बारे में बात की, जो आगे चल के रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी बनी, मैंने आपको इनिशियली कहा कि दे वर वर्किंग फॉर बेटरमेंट ऑफ द वर्कर्स, या उनकी लिविंग कंडीशंस को थोड़ा बेटर करने के लिए वो काम कर रहे थे। जबकि ये जो सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी थी, इनका मेन इंटेंशन था कि जो पेजेंट्स हैं इनकी लाइफ को थोड़ा सा ये सही कर सकें, बेहतर कर सकें। तो ये जो लोग थे, दे वर स्ट्रगलिंग फॉर देयर बेटरमेंट, ये इनकी बेटरमेंट के लिए काम कर रहे थे। ये जो सोशल डेमोक्रेट्स थे, सोशल डेमोक्रेट्स का मतलब जो उस सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलोंग कर रहे थे, उस आइडिया के ऊपर बेस्ड थे, तो इन्होंने एक बात कही जो काफी हद तक ठीक भी थी। सोशल डेमोक्रेट्स जैसे व्लादिमीर लेनिन, वो कहते थे कि जो आइडिया है ऑफ दिस पार्टी, किसका, ये सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी की जो आइडियाज हैं, बिकॉज पेजेंट्स वर नॉट यूनाइटेड, तो इन्होंने कहा कि ये इनके आइडियाज ही काम के नहीं है। सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी के जो आइडियाज हैं वो काम के नहीं है। क्यों? इन्होंने कहा कि आप पेजेंट्स के साथ में लड़ाई करना चाह रहे हो, पेजेंट्स को अपने साथ में आप लेकर के लड़ाई करना चाह रहे हो, जबकि आपके जितने भी पेजेंट्स यहां पर हैं, दे आर नॉट यूनाइटेड, वो एक तो है ही नहीं, वो तो सब अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। किसी के पास में कोई नोबल्स के यहाँ पर अगर काम कर रहा है, जिसने उसको एक ज़मीनें दे रखी है या लीज पर उसके पास ज़मीनें हैं, या किसी के यहाँ पर वो एज अ लेबर काम कर रहा है, तो वो इसके अगेंस्ट में क्यों जाएगा? उसको तो जॉब मिल रही है, उसको तो काम मिल रहा है। तो जितने भी पेजेंट्स हैं या जो भी लोग काम कर रहे हैं किसी के अंडर में, किसी के यहाँ पर, किसी भी नोबिलिटी के यहाँ पे, तो वो लोग तो कभी यूनाइटेड होंगे ही नहीं, और जो वर्कर्स हैं उनकी कंडीशन तो ज़्यादा खराब है। ठीक है, तो उन्होंने कहा, व्लादिमीर लेनिन ने कहा कि ही वॉज डिसएग्री कि इस पॉलिटिकल पार्टी के जो आइडिया हैं वो ठीक नहीं है, क्योंकि उनके हिसाब से जो पेजेंट्स थे वो तो यूनाइटेड कभी थे ही नहीं। ठीक है, अब जो लेनिन है इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि ऐसे आइडिया देने और फिर लोग क्यों सुने इनको। ठीक है, तो कौन थे ये? ही वॉज रशियन रेवोल्यूशनरी। आगे चल के इन्होंने बोल्शेविक ग्रुप को लीड किया। इनके हिसाब से द ग्रुप ऑफ पेजेंट्स वर नॉट यूनाइटेड। पेजेंट्स अगर एक साथ यूनाइटेड हो तो इतनी बड़ी कोई प्रॉब्लम आए ही ना, लेकिन इनके हिसाब से वो यूनाइटेड नहीं थे। They were not united because some were rich, some were poor, some were laborers and some were capitalist. इनके हिसाब से कुछ तो जिनके पास में ज़मीनें थी वो तो रिच हो चुके थे, कुछ पुअर थे जिनके पास ज़मीनें नहीं है, उनको मतलब भी नहीं है इस बात से, कुछ कहीं पे काम कर रहे हैं जैसे मैंने अभी आपको बताया, और कुछ कैपिटलिस्ट बन चुके हैं, मतलब इतने बड़े बन चुके हैं कि वो खुद खेतों में काम नहीं करते, वो लोगों को एक तरीके से अपॉइंट करते हैं। They employed people to work on their lands, और कुछ तो ऐसे थे जिनके पास ज़मीन ज़्यादा थी, तो they appointed people to work on their lands, कि उनके मतलब जो खेत हैं या फिर उनकी जो ज़मीनें हैं उनका टेक केयर करने के लिए या खेती बाड़ी करने के लिए वो अपॉइंट कर रहे हैं। तो जब इतने सारे ग्रुप बने हुए हैं फार्मर्स में, पीजेंट्स में, तो इन पेजेंट्स का, इन फार्मर्स को तो आप कभी यूनाइट कर ही नहीं पाओगे। क्यों? रिच फार्मर आपके पास आएगा और अपने सारे एसेट्स तुम्हें देगा, जबकि रेवोल्यूशन के अंदर तो सब कुछ निछावर करना पड़ता है, तो ऐसा क्यों होगा? तो उन्होंने कहा कि जो आइडिया है ना इनका, ये कभी काम ही नहीं करेगा। चलो और देखो आगे क्या था। आगे इन्होंने कहा कि
सो द पेजेंट्स कुड नॉट बी इंक्लूडेड इन सोशलिस्ट ग्रुप। तो इनके हिसाब से इनका जो थॉट था, उन्होंने कहा कि इस कारण से जो पेजेंट्स हैं उनको हमारे साथ में आप नहीं जोड़ सकते। किसके साथ में नहीं जोड़ सकते? आप नहीं जोड़ सकते रेवोल्यूशनरी सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी में। जबकि सोशल के अंदर मैंने आपको अभी बताया कि वहां पर मतलब यह था कि ऑल द पीपल फ्रॉम ऑल द क्लासेस कैन बी इंक्लूडेड, लेकिन आगे चल के इन्होंने कहा कि भैया आप जोड़ ही नहीं सकते, और रीजन ये है, इसी चीज के कारण से इसके अंदर क्या हो गया, डिवीजन हो गया। दिस रिजल्टेड इन द डिवीजन ऑफ सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी। वही जो अभी मैंने आपको बताया कि वो जो डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी थी उसका डिवीजन हो गया। यहां पे दो ग्रुप बन गए, एक बन गया बोल्शेविक और एक बन गया मेंशेविक। ये क्या है दोनों, इसको बताऊंगा मैं आपको, बट अभी पहले आगे ये देखो कि बोल्शेविक्स एंड मेंशेविक्स, इसके पहले ऐसे समझो। हाँ देखो, ये जो सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी थी, इसके पहले एक और पार्टी मैंने आपको बताया अभी, ये रहा रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी। अभी इसके अंदर वर्कर्स थे, आगे चल करके नेम चेंज होगा और नाम बदलने के बाद सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी बनेगी। ये काफी बड़ी हो जाएगी, ठीक है, और इसके अंदर बहुत सारे लोग जुड़ जाएंगे। अब जब यहां पे अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हैं तो इनका थॉट भी चेंज होगा, थॉट प्रोसेस भी चेंज होगा। बोल्शेविक्स मेंशेविक्स एक डिटेल टॉपिक है, कल मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा, बट पहले एक छोटा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ले लेते हैं। ये समझाने की कोशिश करता हूं कि कैसे इनका नाम चेंज हुआ। अभी आगे भी बता दूंगा कि पॉलिटिकल पार्टी एक है, वो ऑर्गेनाइज हो जाएंगी, ग्रुप बनता जाएगा, नाम बदलता जाएगा। देखिए, जो बोल्शेविक्स थे इसको किसने लीड किया? लेनिन ने। आगे चल करके इनके हिसाब से बोल्शेविक्स शुड बी डिसिप्लिन्ड, कि बोल्शेविक्स को ज्यादा डिसिप्लिन होना पड़ेगा, एंड बोल्शेविक शुड ओनली हैव द सेलेक्टेड एंड क्वालिटी मेंबर्स इन द पार्टी। जबकि रेस्ट जो बचे हुए लोग थे उसमें वो सबको इंक्लूड कर रहे थे, जो खेती कर रहा है उसको भी, जो नहीं कर रहा है उसको भी, जिसके पास बहुत जमीन है उसको भी, जिसके पास बिल्कुल जमीन नहीं है उसको भी। तो ऐसे में इन्होंने कहा कि हम डिसिप्लिन्ड हैं, हमें पता है कि व्हाट वी आर एक्चुअली अचीविंग, व्हाट वी हैव, और हमें क्या टारगेटेड हमारा, वो सारा सब कुछ इनको पता था इनके हिसाब से। बोल्शेविक्स का बेसिक कंसेप्ट यही था कि देवर इक्वल, और इनका मेन मकसद भी ये था कि हमें एक तरीके से डिसिप्लिन रहना है, ऐसा नहीं कि भीड़ इकट्ठी करनी है। इन शॉर्ट, क्वालिटी ऑफ पीपल दे वांटेड, क्वालिटी पीपल दे वांट, ओके। जबकि मेंशेविक्स की बात करें तो इनका मतलब था कि भाई डेमोक्रेसी है हर जगह पर, तो हर किसी को मौका मिलना चाहिए, तो ऐसा इनका सीन था। अकॉर्डिंग टू द मेंशेविक्स, द पार्टी शुड बी ओपन फॉर ऑल एंड एनीवन कुड जॉइन द पार्टी, कि भाई सारे लोगों के लिए ओपन रखो, जो आना चाहे वो जुड़ सकता है, जो काम करना चाहे वो जुड़ सकता है। इन्हीं चीज़ों से, इन्हीं चीज़ों के कारण से जो लेनिन है या कार्ल मार्क्स के जो आइडिया को फॉलो कर रहे थे वो लोग एक तरीके से अलग अलग हो जाते हैं। बोल्शेविक्स एंड मेंशेविक्स उनका नाम पड़ा। इसके बारे में और बताऊंगा कल आपको मैं। यहाँ पर एक छोटा सा रिवीजन देख लो, क्योंकि आपको मुझे लग रहा है कि कंफ्यूजन हो सकता है। देखो भाई, सबसे पहले तो शुरुआत करते हैं यहां से। इट वॉज अ टाइम 1883, जिसके अंदर एक पर्सन, इसका नाम है जॉर्ज पोल्कनोव, पुलकनोव भी कहते हैं इसको ना, पलकनोव। ये फॉलोवर थे कार्ल मार्क्स के। इन्होंने एक डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी बनाई थी, इसको याद रखना, डीएलपी। डीएलपी किसने बनाई? पलकनोव ने, ठीक है। ये कौन थे? फॉलोवर थे कार्ल मार्क्स के। चलो भाई, 1883 के बाद टाइमलाइन आ जाती है, 1883 के बाद में टाइमलाइन आ जाती है 1898 पर। एक पार्टी जिसका नाम था रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, ये बनाई गई, ठीक है। अच्छा, इसके पैरेलल व्लादिमीर लेनिन ने क्या किया था? स्ट्रगल चालू किया था, एक लीग बना दी थी जो वर्कर्स को एक तरीके से यूनाइट करने के लिए थी। अब आगे जब वो यूनाइट कर चुके थे तो उसका नाम ये रख दिया इन्होंने। आगे चलकर के जो पार्टी बनी कार्ल मार्क्स के आइडिया पर बेस्ड थी। आगे चलकर के 1900 में सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी बन गई। दिस पार्टी स्ट्रगल फॉर पेजेंट्स एंड देयर राइट्स। According to one of the popular socialist Vladimir Lenin, the peasants cannot be a part of socialist movement, क्योंकि वो लोग बहुत अलग हैं एक दूसरे के साथ। दोबारा सुने, यहां पर एक पॉलिटिकल पार्टी है डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी, दूसरी पार्टी है डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, इसके बाद में सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी,
व्लादिमीर लेनिन ने कहा कि भैया तुम पार्टी बनाते रहो, इसका कोई सेंस ही नहीं है, हम तो कलेक्टिवली लड़ सकते थे, लेकिन इसमें क्यों नहीं जुड़ सकते ये पीजेंट्स? क्योंकि ये लोग एक ही नहीं है इनके हिसाब से, जिसके कारण ड्यू टू द डिफरेंट व्यूज सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी, जब इन्होंने कहा व्लादिमीर लेनिन ने कि भैया ये तो जुड़ ही नहीं सकते हैं, तो इसके अंदर क्या हुआ, ये जो लोग थे ये टूट गए, इसके अंदर से कुछ लोग टूट गए, ये आगे चल के ये पॉलिटिकल पार्टी एक है, इसके साथ में चीजें जुड़ती जाएगी, जैसे ये है इसके साथ में कुछ और चीजें जुड़ गई, ऐसे में इस पार्टी की क्या हुए, टुकड़े हो गए, एक टुकड़ा बना बोल्शेविक, दूसरा टुकड़ा बना मेंशेविक। अब एक बोल्शेविक जो है और जो मेंशेविक्स हैं, इनके बीच में क्या कोरिलेशन है, इसको हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लेक्चर में इतना ही है। आज आप इसको प्लीज रिवाइज करें, नोट्स आप डिमांड करें टेलीग्राम चैनल पे, तो मैं वहाँ सेंड कर दूंगा। आपको इस सब चीज़ों को पढ़ना है सीरियल वाइज, चैप्टर बड़ा है, सब्जेक्टिव होगा, सेकंड टर्म में तुम जानते हो, तो इसके अंदर से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी 100% है बड़ा, तो आपको इसको पढ़ना है, ठीक है। और एनटीएससी नेक्स्ट ईयर के लिए आपके इसके अंदर से, इस चैप्टर में से बहुत सारे एमसीक्यूज बन सकते हैं, तो प्लीज़ फोकस करें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।